बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना आपसे तारफ़ करवा दूं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जमील नजम है और मुझे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एजाज़ मिला और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हुए मुझे 2002 में तमगा इम्तियाज़ दिया गया। एक उस्ताद की हैसियत से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर इस सफ़र से आगे बढ़ते हुए मैं पंजाब के डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन के ओहदे से रिटायर हुआ। अब मुझे रिटायर हुए 16वां साल हो रहा है। रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी में और तेज़ी आई। पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन की बुनियाद रखी, फिर टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेस डिज़ाइन किए, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्वाट एनालिसिस किया, आइटम डेवलप किए और इसी तरह बीएड और एमएड की क्लासेस की जो है वो स्टडी की और अब तक वही सफ़र जो है वो मेरा जारी है। यकीनन 76 साल की उम्र में आदमी कहता है कि अब इन्हें खेल चुके और बात ख़त्म हो गई, लेकिन ज़िंदगी का आखिरी लम्हे तक इंसान की कहीं ना कोई ज़िम्मेदारी है और कोई ना कोई फ़र्ज़ है जो उसे निभाना है। आज के मौजू पर जो मुझे इनवाइट किया गया वो ये है कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में असातिज़ा की इब्तदाई तैयारी के पेशा वराना मेयारात क्या हैं, हम इस पर बात करेंगे। कुछ हवाले होंगे तारीख़ की निस्बत से, कुछ असातिज़ा की निस्बत से और कुछ ये कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात है स्टैंडर्ड की, मेयार की। अगर हम रब्बे कायनात के असलूब पे जाएं तो ये सारी दुनिया का निज़ाम सब का सब मेयारात पे कायम है। सूरज का तुलू होना, सूरज का ग़ुरूब होना, ज़िंदगी की इब्तदा, ज़िंदगी की इंतहा। आप कोई एक पहलू भी ले लें, इंसान की जिसामत को ले लें, इंसान की उम्र को ले लें, चरिंद परिंद दरख्त सब कुछ ले लें, उनकी ग़िज़ा तक, उनके मैदे तक, उनकी अक़ल और शऊर तक, ये सब के सब अल्लाह ने उनके लिए मेयार मुकर्रर कर रखा है। ये मेयार ही है जो जहन्नम और जन्नत का रास्ता बताता है। जहन्नम का पहले मैंने इसलिए ज़िक्र किया कि जिस तरह हमें ज़िंदगी में इस दौर में हम वबाओं में और उलझनों में मुब्तला हो गए हैं, वो हमें जन्नत का रास्ता कम बता रहा है और जहन्नम का रास्ता ज़्यादा बता रहा है। खिज़र ने आब हयात के चश्मे पर सिकंदर से सवाल किया कि सुना तुमने मौत क्या है? मौत मुश्किल है और ज़िंदगी इससे कहीं मुश्किल है। इसी तरह अगर कहत हो तो मौत अर्ज़ा होती है और कहतो रजाल हो तो ज़िंदगी अर्ज़ा हो जाती है। अब आप देख लीजिए, इर्द गिर्द सारी दुनिया को मलकुल मौत ने माले गनीमत समझ लिया है और इस माले गनीमत से क्या हो रहा है, सब काम ठप। और लिस्ट बनाकर देखें, अपने मेयार को देखें और उस लिस्ट पे जाएं तो आपके सामने चंद एक चीज़ें आएंगी जो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, बाकी ज़िंदगी आपको खाली दिखाई देगी।
आइए अब हम इस तरफ लौटते हैं कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, उस्ताद का मेयार क्या है, ज़िंदगी का मेयार क्या है, सच और झूठ का मेयार क्या है। हम अगर असातिज़ा के मेयार पे जाएं तो फिर उसको मेयार को जांचने के लिए क्या अदारे होंगे और मेयारात क्या होंगे। सबसे पहले ये है कि किसी कौम के उस्ताद के मेयार को जानना चाहें तो मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों की महफ़िल में बैठ जाएं और उस महफ़िल में ये अंदाज़ा करें कि लोगों के अंदर जुर्रत कितनी है, लोगों के अंदर दिलेरी कितनी है, लोगों के अंदर सच कितना है, लोगों के अंदर झूठ कितना है, लोगों के अंदर अमन कितना है और फसाद कितना है। अगर झूठ ज़्यादा होगा तो फिर देख लीजिए कि उस्ताद कहाँ खड़ा नज़र आएगा, उसके लिए मेयार क्या होगा। अगर कौम जुर्रतमंद होगी तो फिर उस्ताद का मेयार देख लीजिए कि वो उस्ताद कैसा होगा। गोया कि उस्ताद के लिए जो मेयारात हैं वो कौम के लोग, अवाम की राय, अवामुन नास तय करते हैं। हम इस तरफ आते हैं कि फरवरी 2009 में और उसके बाद अब तक पाकिस्तान में टीचर स्टैंडर्ड पर बात होती रही और इस पे यूनिसेफ ने भी काम किया। तो 10 मेयार तय हुए असातिज़ा के और पहला मेयार है मज़मून से मुतल्लिक़ उस्ताद का इल्म कितना है। मैं कुछ हवाले दूंगा आपको कि मज़मून से मुतल्लिक़ इल्म, अगर एक उस्ताद अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है तो उसका इल्म कितना है, अगर वो इस्लामियात पढ़ा रहा है तो उसका इल्म कितना है, वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि मैथ पढ़ाते हुए क्या वो मैजिक मैथ पे आया कि नहीं आया, जो जदीद दौर की ज़रूरत है उस पे आया कि नहीं आया। आइए एक उस्ताद से मुलाकात करवाते हैं। ये 1940 की बात है। 1940 में नाजियों ने हॉलैंड के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया और उनका नाम था डॉक्टर पीटर लेफ्टिंग। मुआशियात के इकनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। दूसरे हज़ारों कैदियों के साथ वो भी कैद थे और उन कैदियों से जब मशक्क़त ली जाती जर्मनी में नाजियों ने, तो वो अपना काम जो उनके सुपुर्द किया जाता बतौर कैदी वो करते। तो जो जेलर थे उन्होंने जायज़ा लिया कि ये शख्स दूसरों से मुख्तलिफ है, इसे हाँकना नहीं पड़ता और ये काम करता है। मालूम हुआ कि ये उस्ताद है। उसके रवैये से उसे एक थैला दे दिया गया, एक टीन का डब्बा दे दिया गया कि वो जहाँ बंद होता है वहाँ रख ले। उसके रवैये से मुतासर होकर जेल ने उससे डिमांड पूछी तो उसने कहा कुछ कागज़ दे दीजिए और एक फाउंटेन पेन दे दीजिए। जब उन्हें पेन और कागज़ मिल गए तो वो रोज़ एक कागज़ लिखते और 400 दिन कैद रहे। उन कागज़ों के मिलने के बाद रोज़ एक कागज़ लिखते और टीन के डब्बे में रख देते। इत्तेहादियों को फतह हुई, जर्मनी शिकस्त खा गया, प्रोफेसर पीटर लिफ्टिंग आज़ाद हुए, कागज़ उठाए, उनको तरतीब दिया और इंटरनेशनल लेवल पर इकनॉमिक्स की बेहतरीन किताब छप गई और फिर वो वज़ीर ख़ज़ाना बने। पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान भी आए, तरबेला डैम को भी देखा और दीगर मंसूबे भी देखे। वो उस्ताद रोज़ एक कागज़ लिखता रहा
और किताब की शक्ल में ढल गया। आप अपना बतौर उस्ताद जायज़ा लीजिए, जो पहला स्टैंडर्ड है मज़मून से मुतल्लक़ इल्म, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, अगर आप उस्ताद हैं तो क्या आप रोज़ कोई एक पैरा, कोई एक कागज़, कोई चंद लाइनें लिखते हैं? अगर आप रोज़ लिखें और अपने तजर्बात को लिखें, अपने ख़यालात को लिखें, तो क्या उस्ताद पीटर लेफ्टिंग की तरह वो किताब ना बन जाएगी? उसकी इस्लाह बाद में होती रहे, ज़ेर ज़बर पेश की गलती बाद में निकलती रहे, एडिटिंग बाद में होती रहे। आपका ज़हन, आप बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग की तरफ ला रहे हैं, तो क्रिएटिव राइटिंग की तरफ लाते हुए पहले अपने आप को तो उस तरफ लाएं, उस तरफ सोचें कि आपने जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाना है उस पे किस हद तक आपकी दस्तरस है। ये पहला स्टैंडर्ड, पहला मेयार है। और इस मेयार से आगे ज़रा चलें तो फिर है इंसानी नशो नमा और तरक्की, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जब इंसानी नशो नमा और तरक्की की हम बात करते हैं तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इंसान जो है, जो बच्चे आपके पास आते हैं, उनकी ज़हनी लिहाज से, उनकी जिस्मानी लिहाज से, उनकी इखलाकी लिहाज से, उनकी माशरती लिहाज से आप क्या नशोनुमा कर रहे हैं। आप उस्ताद होते हुए आपके मुंह से अल्फाज जो निकल रहे हैं वो बच्चों की किस हद तक नशोनुमा कर रहे हैं, वो माशरे पर क्या असर डाल रहे हैं। आइए ज़रा एक पाकिस्तान का वर्क भी हम देख लेते हैं। ये 4 मार्च 1947 की बात है और ये तारीख का वर्क बड़ा अजीब वर्क है। एक उस्ताद भी थे और सियासतदान भी थे और उनका नाम था मास्टर तारा सिंह। लाहौर असम्बली हाल की सीढ़ियों पर बैठ गए, फिर अपना करपान लहराया और कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाओ और जाओ मुस्लिम लीग को ख़त्म कर दो। मास्टर तारा सिंह ने बिगल बजा दिया। फिर क्या हुआ? वही मास्टर तारा सिंह थे, पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान बनने के बाद मास्टर तारा सिंह को एहसास हुआ कि सिख कम्युनिटी जो है उसके साथ किस हद तक हिंदुस्तान की हुक्मरानों ने और उस नारे ने जो सिखों और मुसलमानों के ख़िलाफ़ था, किस हद तक उलझन में डाल दिया और किस हद तक सिखों की ज़िंदगी को मुश्किल में डाल दिया। मास्टर तारा सिंह को अपनी कोताहियाँ याद आने लगीं तो अमृतसर के बाहर दरबार साहब के बाहर बैठ गए और ज़ायरीन की जूतियाँ सीधी कर रहे थे और बतौर उस्ताद अपनी कोताहियों पर रो रहे थे। इसका मतलब ये ठहर गया कि उस्ताद गलतियों से आज़ाद नहीं, वो किसी भी रूप में हो, लेकिन अपनी गलतियों का उसका म्यार तब बेहतर होगा जब वो अपनी गलतियों को दूर करने के लिए लाहे अमल तय करेगा। चाहे ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है, चाहे फिज़िकल ट्रेनिंग है, चाहे वो आप किताब की शक्ल में उस्ताद को पकड़ लेते हैं कि किताब को देख लीजिए। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास कितनी किताबें पड़ी हुई हैं। आप मजमून बच्चों को लिखा रहे हैं टेबल का, लेकिन सिर्फ एक इजाफा कर लें और अब बच्चों को ये कह दें टेबल इज़ रेडी, दस्तरखान तैयार है, तो और चाशनी पैदा हो जाएगी। ये छोटे छोटे अल्फाज का इंतखाब बतौर उस्ताद आपने करना है। और फिर इंसानी नशोनुमा में जो मैंने बात की इखलाक की, बच्चा शार्पनर लेकर पेंसिल बनाता है और अगर वो बुरादा अपने हाथ में लेकर डस्टबिन में फेंकने जाता है तो ये जान लीजिए कि उस्ताद ने कोई अहम फरीज़ा सर अंजाम दिया। बच्चा उठता है
और को एजुकेशन है, बच्चियां भी हैं। क्या बच्चियों को वो पहले रास्ता देता है दरवाजे से बाहर निकलने का, या खुद निकलने की कोशिश करता है? उसकी नशो नमा जो है, एक एक पहलू उसका कीमती है। ये देखना है कि आपने उसे मियारी इंसान किस हद तक बनाया है। आइए ज़रा एक अमरीका आपकी सैर कराते हैं। आप यूनिवर्सिटी के एक टीचर लेक्चर दे रही थी, तो उनसे सवाल किया गया कि आपके यहाँ तो ये देख लीजिए कि आप बड़ा एडवांस कंट्री है, तो वालिदैन तो बच्चों में बड़ी दिलचस्पी लेते होंगे और उनकी तालीम में जाके बड़ा शेयर करते होंगे स्कूलों के साथ, और उन बच्चों की तालीम के बारे में उन्हें बड़ा कंसर्न होगा। वो खातून मुस्कुराई और उसने कहा कि ज़रा सवाल दोहराइए। जब फिर कहा गया कि वालिदैन को बड़ी दिलचस्पी होगी, तो उसने सर हिला दिया। उसने कहा कि जब हम वालिदैन से रब्ता करते हैं तो जवाब ये मिलता है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। फिर हम जब मजबूर होते हैं कि बच्चे अल्कोहल पी के आते हैं, बच्चे पेंसिलें शार्प करते हैं, दूसरे को पेंसिल चुभो के ज़ख्मी कर देते हैं, बच्चों की चीज़ों को उठा के इधर उधर फेंक के तोड़ देते हैं, इसका मतलब ये ठहर गया कि तालीम तो शायद उन्हें मिल ही रही हो, लेकिन उनकी वो नशोनुमा जो एक इंसान, बेहतर इंसान के लिए चाहिए, वो नहीं हो पा रही। और वो खातून कहती हैं जी कि हम फिर डांस पार्टी का इंतज़ाम करते हैं और माएँ आती हैं, ठोलू ठोलू से बच्चे कैरेज पे डाल के ले आती हैं, डांस करती हैं, और जब हम कहते हैं सुनो आपके बच्चों के ये मसाइल हैं, वो कहती ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका सर दर्द है, हमारा नहीं। ज़रा इससे आगे बढ़ते हैं। आपके ये इल्म में होना चाहिए। जब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो कितने लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के नाम पर सबसे पहले जो शहीद हुआ वो लुधियाना का एक लड़का था, उसका नाम था ख्वाजा मोहम्मद सदीक। 18 साल की उम्र में उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और वो छुरा घोंप के उसे मार दिया गया। ये मुल्क ऐसे नहीं बना। इसमें उस्ताद ने अपने मियार को कायम करना है, अपने आप को सोचना है, अपने आप पर जाना है। अगले मियार की बात करें तो इस्लाम की इखलाकी इक़दार क्या हैं और समाजी ज़िंदगी की महारतों का इल्म क्या है। फिर सबक के मनसूबा बंदी और हिकमत अमलियाँ क्या हैं। आपने क्या लाहे अमल तय करना है। ये आपके इल्म में है कि यकसा नसाब क्या एक आवाज़ उठ रही है और मुद्दत से चली आ रही। नसाब एक हो सकता है, अगर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑनवर्ड जाएं तो नसाब एक ही है। जो लोग ओ लेवल में जाना चाह रहे हैं या पेरिसन में जाना चाह रहे हैं या इंटरनेशनल बेंचमार्क टेस्ट में जाना चाह रहे हैं या दुनिया के और एग्जामिनेशन सिस्टम में जाना चाह रहे हैं, घूम फिर के अगर निचोड़ निकालेंगे वो भी नसाब आप ही का नज़र आएगा। तो उस नसाब के मुताबिक आपने अपनी हिकमत अमली तय करनी है। ये हमारा दोस्त और पड़ोसी मुल्क है ईरान। नसाब एक है। शेख सादी इब्तदाई क्लासों में भी पढ़ाए जाते हैं और चाहे वो वार अफेक्टेड एरिया हो चाहे एलीट क्लास स्कूल हो, लेकिन क्या है कि उस नसाब पर एक उस्ताद अपनी एक्टिविटीज़, अपनी हिकमत अमली क्या तरतीब देता है। मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे अलावा कोई और साहब करें
तो वो उसकी आवाज़ में ज़्यादा ताकत हो सकती है, उनकी सोच मुझसे कहीं बढ़कर म्यारी हो सकती है। तो इस तरह असातिज़ा पर इन्हिसार होगा, और वो जब सबक की मंसूबाबंदी करेंगे जो एक मेयार है, और उस पर ये समझाएगा कि बच्चे कैसे खींचे चले आते हैं। बेल हो जाए, ऊधम मचता है, चाहे वो रिसेस हो, चाहे वो स्कूल की क्लोजिंग बेल हो। बच्चे जब जाते निकलते हैं तो यूं नज़र आता है कि वो जैसे किसी जेल में किसी बंद जगह से निकले हैं और वो आज़ाद हो रहना चाहते हैं। लुत्फ़ तो ये है कि उस्ताद चाहे मेल है फीमेल है, वो बैठ जाए और बच्चे कहें हमने जाना नहीं है, हमने यहीं रहना है। उस्ताद के अंदर वो कशिश हो, उसके असबाक में वो कशिश हो, उसकी सोच में वो कशिश हो, और वो बाकायदा तौर पर कोई एक सबक तैयार करे तो उसके पास इतना ज़ख़ीरा होना चाहिए कि वो उसका जी ना भरे कि मैं ये भी कहूँ और मैं ये भी कहूँ। मैं आपको एक टच इस्लामियात के सबक का देता हूँ। मैं इस्लामियात की किताबें आजकल लिखने में मसरूफ़ हूँ। एक हम ये पढ़ाते चले आ रहे हैं और बेशुमार जो मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, उन किताबों में हमने ये जाना कि मुल्क व मिल्लत के लिए इसार का जज्बा, ये 6ठी क्लास है। उस इसार के जज्बे में हम ये देखें कि एक हम दीन का एक पहलू लेते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनका तर्ज़ अमल, उनके अखलाक़ हसना से हम क्या सीखते हैं, और एक हम ये सीखते हैं कि सिंध से शालीमार बस ट्रेन आ रही है और उसका इंजन मेहराबपुर स्टेशन के करीब 3-4 किलोमीटर पर ख़राब हो जाता है। जब वो ख़राब हो जाता है तो दरख्तों के झुंड हैं, बच्चे बूढ़े और सबकी चीखें निकल रही हैं, गर्मी का मौसम है। उस झुंड में से लोग निकलते हैं, उनका मज़हब क्या है, उनका फ़िरका क्या है, छोटे बड़े बूढ़े औरतें, कोई बर्फ़ उठाए हुए है, कोई पानी की बाल्टी उठाए हुए है, और फिर वो उनको जब खिदमत करने पे लग जाते हैं और फिर सोचते हैं कि कितनी देर में ये ट्रेन चलेगी, तो पता चला 5-6 घंटे लग सकते हैं। तो उन्होंने कहा चने चावल बनवा के ले जाओ, लोग भूखे होंगे, इसके लिए दौड़ते हैं। वो सारा गांव उस काम पे लग जाता है, अपना असल काम छोड़ देता है। ये जज्बा है इसार का। और जब वो ट्रेन रवाना होती है, वो ना मुसाफिर उनको जानते हैं और ना वो गांव वाले मुसाफिरों को जानते हैं, लेकिन वो हाथ लहरा रहे हैं जैसे हमारा अपना ही कोई बंदा बिछड़ गया हो। जब एक उस्ताद उससे रिलेट करेगा उसकी ओरिजिनल ज़िंदगी से, तो फिर वो सबक का तासर, वो सबक के हासिलाते तल्लम पे जाएंगे, लर्निंग आउटकम्स पे जाएंगे, तो फिर वो तालीम म्यारी होगी। फिर उस्ताद इस पे जाएंगे। आगे अगर हम जाएं तो अगला म्यार है जायज़ा, असेसमेंट। क्या है असेसमेंट का मकसद? कतन ये नहीं है कि मार्क्स बहुत ज़्यादा ले लिए, लेकिन अगर बच्चों को बिठा लिया जाए और उससे जाना जाए कि 5 वो बच्चे आए जो बड़े दोस्त हैं गहरे में, और उनको पूछा जाए, वो कहते हैं जी हम इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं, सब कुछ है। लेकिन जब उनसे कहें जो नोट्स आप तैयार करते हैं क्या आपस में शेयर करेंगे, वो 5 बच्चे बोलेंगे नहीं जी वो तो अपने अपने हैं। इसका मतलब ये ठहरा कि माशरती एतबार पर उन्होंने एक दूसरे से कंट्रीब्यूट करना, एक दूसरे से शेयर करने का जज्बा उनमें हम पैदा नहीं कर सके। जायज़े में उनका करैक्टर,
उनकी पंक्चुअलिटी, उनका बिहेवियर। माँ बाप आपसे मिलने आते हैं, सवाल करते हैं, बच्ची मैथमेटिक्स में क्यों कमज़ोर नज़र आई, हमारी बच्ची इंग्लिश में क्यों कमज़ोर आई, उर्दू की लिखाई क्यों नहीं इसकी ठीक हुई। कोई एक वालदैन में से कोई एग्जाम्पल किसी ने आके कहा हो, क्या हमारा बच्चा झूठ तो नहीं बोलता, क्या हमारा बच्चा किसी को तंग तो नहीं करता, किसी ने उनके कैरेक्टर से मुतल्लक ये जानने की कोशिश की हो कि वो वालदैन जो हैं वो उस्ताद से सवाल उठाएं। यानी ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं, बनाना तो हमने इंसान है, उसके अंदर जो हैवानियत छुपी हुई है उससे हटाना है, और उसके अंदर जो लर्निंग इन्वायरमेंट पैदा करना है। मैं असातिज़ा से मुखातब हूँ, बेशुमार तालीमी अदारों का सरबराह रहा, ऐसे तालीमी अदारों का सरबराह भी रहा जहाँ फीमेल असातिज़ा भी थी। लेकिन मौजू अगर छेड़ा जाए, आजकल मेल हो या फीमेल हो, लिबास ज़ेर बहस आ सकता है। ये बहस आ सकता है कि जी फारुग होकर ट्यूशन कितनी पढ़ा रहे हैं, एकेडमी कितनी में जा रहे हैं। आपकी दी हुई तालीम के बाद अगर एक बच्चा किसी एकेडमी में पढ़ने जाता है, किसी ट्यूशन लेता है, किसी से मदद लेता है, होमवर्क हो या एक्स्ट्रा उसने तालीम लेनी हो, तो फिर जानिए आपकी तालीम के आगे तो सवालिया निशान है। लुत्फ़ तो ये है कि उस स्कूल इतना उसको तैयार करे और उस्ताद इतना तैयार करें, और वह उस्ताद के क्या कहते सुनाई देंगे, कहेंगे जी वक़्त कम होता है, इतना कवर नहीं कर सकते, निसाब बहुत ज़्यादा है। ये सब कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि उस्ताद की बुराई करता हुआ दिखाई देगा। दो उस्ताद इकट्ठे होंगे, दूसरे की बुराई करेंगे, उसकी वीकनेस को उछालेंगे, उसकी अच्छाई को नहीं उछालेंगे, उसकी अच्छे अमल की बात नहीं करेंगे। तो फिर बच्चों पर अगर इखलाकी तरबियत की बात हो तो फिर वही नमूना सामने आएगा जो हमारे दिल के अंदर है। हम अपने काम के बजाय दूसरे के काम में दखल देने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जबकि जो आपकी ज़िम्मेदारी आप उसको पूरी कीजिए, और जो अपनी वीकनेस है दूसरे की मदद लीजिए और दूसरे का शुक्रिया अदा कीजिए। फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें महारत हासिल करना, और फिर माहिराना तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना। जैसे तेज़ हवा चले और रेत के ज़र्रे उड़ें, गर्दो गुबार उड़े, बैन ही सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वो आपके ऊपर वो गर्दो गुबार डाल दिया है कि पूरी की पूरी नस्लें तबाह हो रही। इस पर भी मैं आपसे अगर शेयर करूं तो मैं आपसे ये सवाल उठाऊं कि ज़िंदगी की हकीकतें देखें कि उसमें आप क्या है कि बच्चों की ओरिजिनल खुशियां क्या हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, क्या आईपैड है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उनके खिलौनों का इंतखाब क्या है, माशरे में दौड़ क्या है, बर्थडे का रवाज क्या चल खड़ा हुआ कि जी नहीं हैप्पी बर्थडे। ये तो नहीं जाना कि उसकी हैप्पी बर्थडे पे उसकी उम्र 1 साल कम हो गई और उसने 1 साल में क्या खोया और क्या पाया। हम माशरती रस्म व रवाज पे चले गए। मैं तो अपनी उम्र की बात करूंगा, जब मैं 76 ईयर की बात करता हूं, ये तो वो है जो कागज़ों में है। जब मैं पाकिस्तान में अपनी वालदा के साथ दाखिल हुआ, मुझे क्या मालूम मेरी क्या उम्र थी। मेरे देखते ही देखते
ये मौजू चला कि ये शादी की ये रसूमात हैं और उन पर ये डांस हैं, और फिर हम कहें कि ये मुस्लिम माशरा है, ये इखलाकी माशरा है, ये तहजीब का माशरा है। क्या नहीं जी, ये खुशी है। खुशी से मुराद ये है कि चादर ओढ़कर अपने जिस्म को लपेटा जाए। खुशी से मुराद ये नहीं है कि अपने जिस्म से कपड़े को उतार कर फेंका जाए। जिंदगी की हकीकतें ये हैं कि स्कूल का इंतखाब है। मैं गवर्नमेंट स्कूल को अगर चला रहा हूँ और सरबराह हूँ, ऑफिसर हूँ, तो मैं कहता हूँ मेरा बच्चा फलां प्राइवेट स्कूल में जाना चाहिए। अगर मैं प्राइवेट स्कूल रन कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा स्कूल जो है वो दूसरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे के लिए फलां स्कूल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप पर ही एतमाद नहीं कर पा रहे। आपको रहनुमाई करनी है वालिदैन को। ये ठीक है कि इसके साथ रिज़्क वाबस्ता है, लेकिन एक कौम की तामीर है। तालीमी निसाब मिल गया, एक गाइडलाइंस मिल गई, उस पर आपको क्या करना है इसको सोचना है। दुनिया भर के आप तालीमी निसाब जो हैं उनको डाउनलोड करें, कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करके देखें कि वो क्या चाह रहे हैं। हमारे बच्चे पाकिस्तान से जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वो हैरान होते हैं कि इनको इंग्लिश पे इतनी अबूर है, जबकि ये इंग्लिश ज़ुबान इनकी है नहीं। यानी हमने अपनी बेहतरी को सिर्फ अंग्रेज़ी के साथ वाबस्ता कर लिया, जबकि ज़रूरत तो तमाम जो अलूम हैं उनकी है। सच की ताकत बताई जाए, दीन से आगाही दी जाए और कुछ ही दूसरे के दीन में दखल ना दिया जाए। यकीनन वालिदैन की सोच एक मिलती, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उनकी रिज़्क के लिए बेहतरी होगी, रिज़्क की जिम्मेदारी तो मेरे रब ने ले रखी है। ठीक है कि उन्हें आप आला तालीम याफ्ता ज़रूर बनाएं। कभी वालिदैन के साथ बैठक हो और आप पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग करते हैं, यकीनन बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन कभी ये जानें कि बच्चे घरों में जाके क्या करते हैं, स्कूल में उनकी दोस्ती किससे है। ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, ये मैथ की टीचर है, आप गए हैं और साथ आपका वालिदैन के तौर पर और बच्ची आपके साथ है, आप उसके सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये काफ़ी नहीं है। फिर ये है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्लिनिक आप किस हद तक कायम करते हैं, इस पर आपको इस पर जाना है। जो जिस चीज़ को आपने पेश नज़र रखना है वो आपका तर्ज़ अमल है, और आप कितनी तहकीक कर रहे हैं और कितनी तनकीद कर रहे हैं, और पाकिस्तान सोशल लिविंग स्टैंडर्ड्स कितने आपके पेश नज़र हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। तहकीक की जब बात आई कि जर्मनी में एक शख्स झील के किनारे बैठता, सुबह आके डेक लगा लेता, अपने म्यूज़िक सुनता, फिर उसमें से कुछ अपने कॉफ़ी पीने के लिए निकाल लेता, फिर कुछ देर बाद वो कुछ जो है निकालता, खुराक मछलियों के लिए फेंक देता, कागज़ पेंसिल लिखता, कंप्यूटर पे बैठ जाता। मेरे जैसा आप जैसा पाकिस्तानी गुजरता और उसको देखता। आखिर कई दिनों बाद वो रुका और उस शख्स से कहने लगा, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम क्या करते हो? उसने सर ऊपर उठाया और हैरत का इजहार किया कि ये सवाल क्या कर रहा है। उसने कहा, पास बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताऊं मैं क्या करता हूं। मैं ये गोताखोर जो कश्तियां और जहाज़ हैं, वो जंगी जहाज़ डिज़ाइन करता हूं, और जब मैं खुराक डालता हूं तो मछलियां एक दूसरे पर झपटती हैं, कोई नीचे से आ रही, कोई ऊपर से आ रही, कोई साइड से आ रही है, तो उनके झपटने को मैं पिक्चराइज करता हूं और अपना डिज़ाइन करने में
कि किस तरह दुश्मन हमलावर होगा तो किस तरह दूसरे के जहाज़ को डुबोया जाएगा। मेरा ये काम है और मैं नेशनल ड्यूटी पे होता हूँ और मुझे तनख्वाह आती है, जितना मैं जी चाहे उसमें पैसे निकाल लूँ, मेरे पैसे उतने के उतने ही उसमें होते हैं और उसमें कम गवर्नमेंट नहीं करती। तो आपका ख्याल है कि मैं यहाँ म्यूज़िक ही सिर्फ सुनता हूँ? हमारी कैफियत यही है कि हम दूसरों को पर गौर नहीं करते कि असल वो उसका काम ओरिजिनल क्या है जिससे मुझे सबक हासिल करना चाहिए। आइए अब थोड़ा सा बात को समेटते हैं और इसको समेटते हुए आपको मैं एक और आदमी से मुलाकात करवाता हूँ। उनका नाम था ओथांट। ये शख्स यूएनएम अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल था। अक़वाम मुत्तहिदा का जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो दुनिया का अलामती वज़ीर आज़म होता है। बर्मा का रहने वाला था। पाकिस्तान का भी उसने दौरा किया। खुश्क सा आदमी था। कुछ दिनों बाद उसकी ओथांट की तस्वीर छपी। वो बर्मा गया अपनी वालदा से मिलने, तो माँ उसके चेहरे पे झुर्रियाँ थीं, फटा पुराना लिबास उसने पहन रखा था, पाँव जूते से निकाल के जूते के ऊपर रखे हुए थे और कुर्सी पे माँ बैठी हुई थी और ओथांट अपनी माँ के सामने सजदे में गिरा हुआ था। हमारे लिए रब के अलावा किसी का सजदा जायज़ नहीं, चाहे वो किसी भी नौइयत का सजदा क्यों ना हो। अब ये देखिए कि उस आदमी की तरबियत क्या हुई कि माँ के लिए उसके जज्बात क्या थे। वो दुनिया का अलामती वज़ीर आज़म है और माँ के एहतराम का ये लेवल है और ये मेयार है। आखिरी में बात को समेट दूँ, आपसे मैं एक और आदमी की मुलाकात करवाता हूँ। इनका नाम था करीम हैदर लोधी। वो मशहूर हुए LK हैदर के नाम से। रावलपिंडी के पास कोहोटा के रहने वाले थे। हिंदुस्तान था बर्रे सगीर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान बन नहीं पाया था। वो लड़का कपड़े के एक थैले में 2 किताबें लिए हुए स्कूल जा रहा था। कच्ची ज़मीन में से गुज़रता, ढेलों को ठोकरें मारता, एक अंग्रेज़ उधर से घोड़े पे गुज़र रहा था। उसने बच्चे को बुलाया। उसने कहा, बेटे तुम्हारे पाँव में बड़ी ताकत है, फुटबॉल खेला करो। उसने फुटबॉल खेलना शुरू किया। ज़िंदगी की सफ़र तय करता रहा, कॉलेज और फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। फिर वो फुटबॉल का चैम्पियन बना। फिर वो इंग्लैंड चला गया, फिर PhD की और इकनॉमिस्ट का बेहतरीन प्रोफेसर बन के लौटा और फिर उसी यूनिवर्सिटी में और इंग्लैंड में पढ़ाता रहा। ये 1946 की बात है कि वो पैदल जा रहा था और उस वक़्त दस्तूर साज असम्बली के इंतखाबात हो रहे थे और उसके इलाके में एक मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे। उनका नाम था अच्छू मियाँ। उस वक़्त गाड़ियाँ होती नहीं थी, तांगे पे वोटर्स को ले जाया जा रहा था। प्रोफेसर साहब के पास तांगा रोका गया और उन्हें कहा गया कि आइए आप तांगे पर बैठ जाएं, आपने वोट डालना है। उनका जवाब बड़ा खूबसूरत था कि मैं खुशी से अपना वोट डाल रहा हूँ, मैं उस्ताद हूँ और मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ और मैं अपने फ़र्ज़ की अदायगी की कीमत नहीं लेता। ये वाहिद बंदा था जो बरतानवी पब्लिक सर्विस कमीशन का मुसलमान मेंबर था। ये उस्ताद था। आप भी गौर कर लीजिए, अपने आप पर भी सोच लीजिए।
मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपके साथ मैंने अपनी गुफ्तगू में इंसाफ किया, लेकिन अगर आप इस पर गौर करेंगे और कागज़ और पेंसिल ले लेंगे तो एक चेकलिस्ट आपके सामने आएगी, एक चेकलिस्ट बनेगी इन मेयारात की, और उस चेकलिस्ट में आप मजमून से मुतल्लक इल्म उसको अलग कर लीजिए और फिर मसालों को साथ दर्ज कर लीजिए। इंसानी नशोनुमा और तरक्की की बात कर लीजिए, उसके लिए आप अपना चेक लिस्ट बना लीजिए कि आपने बच्चों का इखलाक कैसे तो सुधारना है, बच्चियों को किस तरह सीधे रास्ते पे लेके चलना है। इन सब के हम जवाब दे हैं। रोज़े अशर ये सब दुनिया जब जमा हो जाएगी तो रब चैलेंज करेगा, बताओ किसकी बादशाहत है, और कोई किसी का साथ नहीं देगा। और सीने में पड़ी हुई एक किताब होगी, वो किताब खुलेगी और एक एक लफ्ज़ जो मैं भी इस वक्त बोल रहा हूँ, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। मुझे इखलाकी इक़दार को संवारना है, इसका मुझे स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा। मुझे लेसन प्लानिंग के स्टैंडर्ड पे जाना पड़ेगा। मुझे असेसमेंट एवेल्यूएशन के स्टैंडर्ड को देखना पड़ेगा। आपके इल्म में होना चाहिए कि कोरोना वायरस की वबा खुलने के बाद 2021 और 22 में नए स्टैंडर्ड आ जाएंगे, इम्तिहानात का निज़ाम यकसर चेंज हो जाएगा। असातिज़ा के लिए तेज़ी से ये वर्क हो रहा है कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट उस्ताद हो, टीचर्स की लाइसेंसिंग की जाए। अगर आप अपनी स्किल को नहीं बढ़ाएंगे तो लाइसेंसिंग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपने इस शोबे को इख्तियार कर लिया। आप वालिदैन को आगाह करें, डॉक्टर और इंजीनियर बनना ही काफ़ी नहीं है, स्पेस इंजीनियर है और बहुत से फील्ड हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है। इस वक्त दुनिया को इकोनॉमिक्स ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। दौलत चाहिए, हर आदमी सवाल करता है मुझे पैसा चाहिए। इसके लिए सोचना है कि फील्ड्स कौन कौन से बच्चे के लिए दिए जाएं। सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, CSS करना, इकोनॉमिक्स को लेना और पॉलिटिकल साइंस को लेना काफ़ी नहीं है। आपको दुनिया में निकलना है, दुनिया के स्टैंडर्ड्स को देखना है, अपने स्टैंडर्ड्स को देखना है। मैं आपसे तवक्को करूँगा कि जो मैंने मुंतशिर से ख्यालात आपके सामने रखें उनको अपने ज़हन में रखिए। एक कागज़ जो है वो आपको ये ज़रूर दिखाना मकसूद है, ये एक सर्टिफिकेट है। मैं आजकल एज ए एडवाइज़र VSO वॉलंटियर सर्विस ऑफ ओवरसीज़ में सीनियर एजुकेशन एडवाइज़र के तौर पर भी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। सोशल इंक्लूजन एंड जेंडर, इसकी ट्रेनिंग मैंने 3 दिन वर्कशॉप की, ये जनवरी 2020 में। 76 साल का आदमी सीखना चाहता है, सीखने के लिए गया, नई चीज़ें खुली, नई बातें सामने आईं। मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी इस तरफ कदम बढ़ाएंगे। जैसे मैंने सर्टिफिकेट आपको दिखाया, ऐसे ही सर्टिफिकेट आपकी फ़ोल्डर में आते जाएंगे और उन सर्टिफिकेट के साथ इंसाफ करते हुए आप अपनी कौम के साथ इंसाफ करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर।